मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, 13-14 मिनट की वीडियो थी, जिसमें हमने बात करी थी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जहां पर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या उसका फंडामेंटल थे, क्या उसके जो थे छोटे छोटे पॉइंट थे, वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये जो डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेरिवेशन पर आगे दो डेरिवेशन बनेंगे मेरे बच्चों, जिसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के डेरिवेशन, दोनों बनने वाले हैं, वो इसी डेरिवेशन पर आधारित होते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से कनेक्ट कर देता हूं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने आपको बताया था कि ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है मेरे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र है मेरे बच्चों। इस वैद्युत क्षेत्र पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक बिंदु माना था, उस बिंदु को P माना था, और वहां पर एक आवेश लेकर आए थे दूसरा। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, परीक्षण आवेश। ये बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटा आवेश होता है परीक्षण आवेश, और ये आवेश से कितनी दूरी पर था, r दूरी पर था। तो ये सारा प्रोसेस मैंने यहां पर बना लिया है। ये परीक्षण क्या है, ये एक आवेश रखा हुआ है और r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश। किसको निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़कर आए हैं। बस यहां पर हमें क्या निकालना है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या निकालना है, उसका व्यंजक स्थापित करना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो आप पूर्ण रूप से यहां पर आ जाइए। एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या की तीव्रता क्या होती है, एक प्रकार का बल होता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है। एक प्रकार से बल ही होता है जो किस पर लगता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगता है। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से आपको मैंने सब चीजें बता दी थी। अब चलिए डेरिवेशन समझते हैं। जो हमने करा है, जो चित्र बनाया है, वो यहां पर लिखेंगे, जिसे रचनाएं बोलते हैं। तो देखेंगे, माना एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर, मैंने बताया था ना कि एक आवेश, ये वैद्युत क्षेत्र, इससे r दूरी पर क्या है, r दूरी पर स्थित एक बिंदु P बताया था मैंने आपको, यहां इट्स राइट, एक बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, इसी पॉइंट पर हमको, ठीक है, करनी है। तब ऐसा करने के लिए हम बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रखते हैं, धनात्मक क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश Q नॉट पर, Q के कारण एक बल लगता है। ठीक है, बल लगता है। तब अब हम उस बल के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो बल के सूत्र से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कूलाम का सूत्र से यहां पर ड्राइव करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो कूलाम का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है मेरे बच्चों, परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है, समीकरण 1 मान लिया हमने यहां पर। ठीक है, इसका जो ड्राइव आया था, इसका जो फॉर्मूला था वो E बराबर F अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये इसका फार्मूला आया था। मैं पीछे व्यू देख लेता हूं सही आ रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये समीकरण कितनी हो गई, ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, तो अब देखिएगा इस बात को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, ठीक है, देखिएगा समीकरण 2 ये रही बच्चों, ये F ये रहा यहां समीकरण 2 में, और F का मान अभी आपने ऊपर देखा है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 में रखेंगे F का मान, E बराबर F की वैल्यू क्या है, ये हम रख देंगे यहां पर, K बराबर Q1 Q2। अब एक बात समझिएगा यहां पर आप बच्चों, ठीक है, ये बात मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए इसीलिए लिखी थी। मैंने जब आपको बल पढ़ाया था कूलाम का, तो वहां पर मैंने 2 आवेश बनाए थे, दो आवेश थे, एक था क्या Q1 और एक था Q2। तो यहां पर मैंने वही लिखे Q1 व Q2, लेकिन जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, एक आवेश तो उसमें से क्या है, Q है,
तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। ये मैंने आपको सिचुएशन डाली है, डाउट में डाला है, इसीलिए मैंने वहां पर Q1 Q2 लिखा था। ठीक है, दूसरा आवेश क्या है, ठीक है, वो दूसरा आवेश है Q0 मेरे बच्चों, क्या है, Q0। तो अब बात समझ में आई कि यहां पर हम Q1 नहीं बल्कि Q और Q0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, Q और Q0। अब देखिए यहां पर क्या हो गया हमारा, Q और Q0। समझ गए होंगे क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि वहां पर हमने Q1 Q2 लिए थे और यहां पर आवेश क्या है, एक Q है और एक Q0 है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है हमारा, क्या था, उसके बाद बटे में हमारा क्या है, Q0। ठीक, Q0 से हमारा यहां पर क्या कट गया बच्चों, Q0 कट गया, तो यहां पर बचा E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा व्यंजक आपके सामने आ गया। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपके सामने आ गया। जैसे आपने पढ़ा है बच्चों कि K बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ K की जगह हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना मेरे बच्चों, R स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। या आप 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। तो आप इसकी जगह कितना रख सकते हैं, E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन कितना मेरे बच्चों, R स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आप इस ड्राइव को यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी, और इसका जो मात्रक होता है कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए बच्चों यहां पर एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, मैं एक बार व्यू देख लेता हूं, बहुत अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए बच्चों, अगर आपको यहां पर देख सकते हैं कि जो E है मेरे बच्चों, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R की घात 2 के। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप समझिएगा व्युत्क्रमानुपाती का और समानुपाती अनुक्रमानुपाती का जो विषय में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कूलॉम के नियम में। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा इस टाइम, वो आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, पहली वीडियो में जाकर कूलॉम के नियम में दोनों का मतलब बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। तो मेरे बच्चों यहां पर देखिएगा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्युत्क्रम में जो दूरी है वो क्या हो जाती है, घट जाएगी, और दूरी बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इनका ग्राफ समझ लीजिए अब क्या होता है, ग्राफ देखिए मेरे बच्चों, अगर हम E और R के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो R और E के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे के E और R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा मेरे बच्चों, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ढलान वाला। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम बात करें E और किसके बीच में ग्राफ खींचे, और 1/r की घात 2 के बीच में ग्राफ खींचे, तो वो ग्राफ किस तरह खींचेगा, वो ग्राफ खींचेगा मेरे बच्चों सीधा, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को ले रहे हैं E के सापेक्ष, ठीक है, तो ये तो इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अगर आप इस पूरी वैल्यू को आप ले रहे हैं साथ में, ये पूरी वैल्यू को आप साथ में ही कंप्लीट ले रहे हैं, तो ये E के समानुपाती हो जाएगी पूरी वैल्यू मेरे बच्चों। देखो ये कंप्लीट वैल्यू तो क्या है इसके, पूरी, अगर आप इसको A के बराबर माने तो कितना हो जाएगा, E समानुपाती A। तो अब देखिए दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती। तो समानुपाती की यानी A समानुपाती B के लिए जो ग्राफ बनता है वो सीधा बनता है, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए जो ग्राफ बनता है मेरे बच्चों वो कैसा बनता है, इस प्रकार ढलान वाला बनता है। तो ये दोनों चीज आप राइट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर ये डेरिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ ले जाएगा कि ई और आर के बीच में किस प्रकार का ग्राफ होता है, ग्राफ दे देगा आपको, वहां से आपसे पूछ लेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये छोटा सा डेरिवेशन था आपका, आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट्स मेरे हिसाब से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसी के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, धन्यवाद।